भारत विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। यहाँ कानून व्यवस्था सबके लिए समान है। यहाँ सरकारें निर्धारित की गई है जो समय समय पर योजनाएं क्रियान्वित करती है, लेकिन इसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। ये हमारी बदकिस्मती है। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है प्रवक्ता अतुल लोंढे। अतुल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। अतुल जी, सबसे पहले शुरुआत तो यही से करूंगा, दक्षिण नागपुर की कांग्रेस की सीट से आप दावेदारी कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर जनता तक जाओगे? सबसे अहम मुद्दा आज केवल दक्षिण नागपुर का नहीं, नागपुर का बन चुका है अहम, वो है ड्रग्स से निजात दिलाना जी। आज नागपुर ड्रग्स की चपेट में है जी। और हर माता पिता और हर कोई जो समाज में काम कर रहा है उसे इस बात की फिक्र है, वो चिंतित है कि आने वाली पीढ़ी कहीं नशे के इसमें बर्बाद न हो जाए जी। तो ये मेरा एक अहम मुद्दा रहेगा जी। कि से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स फ्री नागपुर, ये एक अहम मुद्दा है। दूसरा एक मुद्दा काफ़ी अहम वो ये है कि विकास किस तरह का होना चाहिए जी। हमने सीमेंट रोड बना दिए, सीमेंट रोड ऊपर हो गए, लोगों के घर नीचे हो गए। सीमेंट रोड में जिस तरह की कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, जैसा स्पंजिंग करना पड़ता है, या फिर पानी का रिसाव जो है वो ज़मीन में होना चाहिए, उसका रन ऑफ स्लो होना चाहिए, कंटूरिंग उसका अच्छा होना चाहिए, वो सब किया हुआ नहीं दिखता है। केवल विकास के नाम पे सीमेंट रोड बना दिए तो लोगों के घर में पानी छोटी सी बारिश में जो 82 ml कोई बहुत बड़ी बारिश नहीं होती है। रत्नागिरी में 3243 ml बारिश हुई है, यानी इससे कितने गुना ज़्यादा, 3200 गुना ज़्यादा। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस तरह की डेवलपमेंट जो लोगों को बर्बाद करे, लोगों की ज़िंदगी की कमाई, एक एक चीज़ लोग जोड़कर अपना घर बनाते हैं, उसको बर्बाद करने का काम जो हुआ है उसे कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा और सही मायने में जो विकास है वो करना पड़ेगा। तीसरी अहम बात मुझे जो दिखती है वो ये है कि नागपुर में ही नहीं, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो आम आदमी के हाथ के बाहर जा रही है। उसे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता शिक्षा। जो हमारी सरकारी व्यवस्था थी, कॉरपोरेशन की स्कूल थे मानो या फिर जिला परिषद के स्कूल थे, वो स्कूल में अच्छी शिक्षा भी मिलती थी, सस्ते में मिलती थी और छोटे छोटे घरों से लोग बड़े बड़े अहदों पे पहुँचे हैं। तो वो ये व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को वक्त के साथ और बढ़ाने के लिए कुछ कदम जो है अलग अलग सरकारों ने ली है, लेकिन आज उसका नतीजा जिस तरह से सामने आना चाहिए था वो नहीं आया। RTE के बारे में क्या इनका रुख है ये सरकार का, वो भी हमने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाई तो इन्होंने RTE को दुरुस्त करने की कोशिश की है लेकिन गरीबों के बच्चे अमीरों के बच्चों के साथ पढ़ते समय उनके दिल में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि वो लोग जिस तरह का जीवन जीते हैं और गरीब लोग वहाँ पर बैठकर तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ख़त्म हो जाते, तो वो क्या वहाँ पर जाकर शिक्षा ले पाएंगे। तो मेरे कुछ खुद के एक विचार है, कुछ संकल्पनाएं हैं जो लोगों में घूमते हुए, और खुद भी मैं एक शिक्षक का ही बेटा हूँ तो मैंने देखे ये सब चीज़ें। वो ये है कि जो कॉरपोरेशन स्कूल है उसको रिवाइव करना जरूरी है। जो सरकारी स्कूलें हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो है उसे रिवाइव करना जरूरी है, उसे फिर से पुनर्जीवित करना जरूरी है। क्योंकि हम पढ़ते थे 100 रुपये की फीस में, 10,000 रुपये की फीस में। आज छोटे से बड़े बड़े स्कूलों में छोटे से बच्चों की फीस भी 25,000 30,000 है। ये नागपुर शहर की बात है। तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, माने माँ बाप घर की तरफ घर के खर्चे देखेंगे, बाकी सब कमाई कितनी होगी और बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे। ये बड़ा सवालिया निशान जो है वो आज अपने समाज के सामने खड़ा है। वो दक्षिण का भी विषय है। आम जनता की दरकार होती है अतुल जी रोटी, कपड़ा, मकान और बुनियादी सुविधाएं। ऐसे में आपका ये कहना है कि बुनियादी सुविधाओं से दक्षिण नागपुर की नहीं पूरे नागपुर की जनता वंचित है? नहीं, समझ की बात है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सिर्फ रोड है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, रेलवेज है, ट्रांसपोर्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ भी है और एजुकेशन भी है। अगर इंसान को हम मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा। अगर पीढ़ी नशेड़ी हो, नशे में अगर पीढ़ी हो और पीढ़ी अगर पढ़ी लिखी नहीं हो तो फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसी काम का नहीं है। तो आपने जो बुनियादी सुविधाओं की और या बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चौथी चीज़ मैं कहना चाहता था कि नागपुर में उस तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो हम अपेक्षित कर रहे थे मिहान के आने के बाद, या फिर एक नागपुर एक सेंट्रली लोकेटेड है, मध्य भाग में शहर है और यहाँ
रेल का कनेक्शन अच्छा है, एयर कनेक्शन अच्छा है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो नहीं पाई है। उसका नतीजा ये हुआ है कि सारे बच्चे जो है वो या तो फॉरेन में कहीं तो भी, यूरोप में या अमेरिका में कहीं तो भी काम कर रहे हैं, या बॉम्बे पूना में काम कर रहे हैं। ये शहर जो है वो बुजुर्गों का शहर बनते जा रहा है, ज्येष्ठों का शहर जिसे हम कहते हैं, सीनियर सिटीजन का शहर। आप देखिए, आप सुबह के मैदान में जाओगे, बगीचों में जाओगे, तो जो योगा चलता है वो सारे ज्येष्ठ नागरिक, ज़्यादातर बड़ी संख्या में, युवा भी है लेकिन ज्येष्ठ नागरिकों की संख्या ज़्यादा है। युवा जो है वो सारे छात्र है जी, सारे पढ़ लिख रहे वो। तो ये ज्येष्ठों के लिए जितना हमारा जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, आईजीएमसी है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पर एक जीरियाट्रिक हॉस्पिटल भी होना चाहिए जो ज्येष्ठों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे जी। ये डेडिकेटेड होता है ज्येष्ठों के लिए। ज्येष्ठों की जो भी समस्याएं हैं, साइकोलॉजिकल समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं, उसका एक खाका जो है वो यहाँ बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ऐसी कठिन बात नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, वो करना चाहिए। तो मुझे ये 4-5 अहम मुद्दे जो है वो केवल दक्षिण में नहीं, पूरे नागपुर में दिखते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत दक्षिण से होनी चाहिए। ये मेरी मंशा है, ये मेरा मानस है। अतुल जी, महायुति की सरकार ने एक लोक लुभावना बजट पेश किया है जिसमें लाडली बहन योजना, किसानों और युवाओं के लिए भी नई नई सौगातें दी गई है। कितना असर इसका विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, ये मिसमैच्ड इकोनॉमिक मैनेजमेंट है ये जी। इन्होंने इतना कर्जा कर दिया है कि आज इनके पास पैसे नहीं है जी। लाडली बहना योजना करना है तो उसके पीछे आपने आर्थिक प्रावधान किया है क्या? आर्थिक प्रबंधन आपका क्या है? तो वो जीरो है जी। आपका वित्त विभाग कहता है कि पैसे ही नहीं है, ऐसी योजना हम लगा नहीं सकते। कांग्रेस ने ये पूरे देश में करके दिखाया है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, हमारी महालक्ष्मी योजना है, वो कर्नाटक में है, वो तेलंगाना में है, वहाँ के वित्त विभाग ने ऐसी कोई आक्षेप नहीं उठाया, ऐसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आपके पास पैसे नहीं है। तो आप प्रबंधन किस तरह का करते हो? एक तरफ आपको बड़े अमीर को, धन्ना सेठ को बॉम्बे की धारा भी देना है, धीरे धीरे पूरा बॉम्बे देना है, धीरे धीरे पूरा बॉम्बे देना है। अभी एक मुंबई बैंक को भी एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट जगह जो है वो देने की कोशिश जो है वो चल रही है, जिसका जीआर है हमारे पास, लेकिन हम होने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें देना है, इसके लिए आप उनके लिए पैसा खर्चा करोगे। जब कहते हैं कि बजट में वाड़वन बंदर के लिए, वाड़वन पोर्ट जो है उसके लिए हमने 76,000 करोड़ दिए, लेकिन वाड़वन पोर्ट तो मैं लिख के देता हूँ, अदानी को दिया जाएगा, लोगों को क्या फायदा है इसका? तो मेरा कहना यही है कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने ये जो योजना बनाई है लाडली बहना, उसका तो हम स्वागत करते हैं। हम तो 2,000 रुपये दे रहे हैं, आप 1,500 रुपये दे रहे हो सिर्फ जी। आपने जितनी महंगाई बढ़ा के रखी है, आपने 70 रुपये किलो का तेल 210 रुपये कर दिया, अरहर की दाल 45-55 रुपये से आपने 220 रुपये कर दी है, हर चीज़ महंगी कर दी है, फिर 1,500 क्यों? और फिर आपका आर्थिक प्रबंधन केवल अभी चुनाव जीतना है या चुनाव आप डरे हो, आपको आपका हार तो आपकी तय है, लेकिन आप केवल चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए केवल और केवल झांसा देने के लिए 2 महीने का 2 या 3 इंस्टॉलमेंट देकर इस बात को रोकने की जो कोशिश हो रही है, वो उसका हम धिक्कार करते हैं और हम इसी मांग करते हैं कि इसका कानून बनाया जाए जी। अभी तो अधिवेशन में नहीं है हमारा हाउस जी, लेकिन अभी एक अध्यादेश लाया जाए राज्यपाल के हाथ से और ये बनाया जाए कि ये कानून है और ये देना ही पड़ेगा, जिस तरह से हमने अन्न सुरक्षा कानून बनाया है जी। क्योंकि हमने जो वायदे किए थे वो हमने पूरे किए। अब भी किसानों की कर्जा माफ़ी हमने 2 लाख की जो है वो तेलंगाना में भी की है, कर्नाटका में की, पंजाब में सरकार थी, पंजाब में किया, हिमाचल में किया, हर जगह हमारा राजस्थान में किया। इन लोगों ने जो वायदे किए थे वो केवल चुनाव तक रखे और बाद में हटा दिए। जैसा राजस्थान में उन्होंने कहा कि 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, हम 500 रुपये का दे रहे थे, 76 लाख परिवारों को मिल रहा था। हमारा वायदा था कि हम 1,46,00,000 परिवारों तक ये सिलेंडर 500 रुपये का पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा 450 रुपये का दोगे, जाकर देख लो अभी दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे, सब्सिडी नहीं आ रही है। हमारी 25 लाख की चिरंजीवी योजना थी स्वास्थ्य की। बड़े बीमारियां जब होती है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किडनी का होता है, लीवर का होता है, तो घर बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती है, महिलाओं के गहने बिक जाते हैं। वो योजना तक इन्होंने बंद कर दी और 5 लाख का आयुष्मान बीमा की ऐसी बात करते हैं, 5 लाख में होता है जी। लीवर की समस्या, हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, वो भी योजना उन्होंने राजस्थान में बंद कर दी। यानी पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है। नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। और आप जब बहनों को पैसा देना चाहते हो तो उनको बराबर दो ना जी। आप कानून बनाओ उसका कि ये कोई हटा नहीं पाएगा। ये जो 1,500 रुपये आप दे रहे हैं, हम तो 2,000 रुपये देंगे, उससे ज़्यादा देंगे हम, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि महिलाओं का
किचन संभालना और किचन का बजट जो है वो किचन का बजट का ध्यान तो सरकार को ही रखना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने हर जगह करके दिखाया। आपका प्रबंधन जो है, आर्थिक प्रबंधन, ये धन्ना सेठों के लिए है और गरीबों के लिए आप केवल जो है चुनाव के मद्देनजर जो है झांसा देने का काम करते हैं। झांसा सरकार है ये, जो सरकार जो है ना वो झांसा सरकार है। इनके पास एमएलएस खरीदने के लिए 3-4 हज़ार करोड़ होते हैं। सरकार पलटाने के लिए इनके पास वो सारी आइडियाज होती है। नाम बदल के चलते, आप बोलते कानून का राज है, कहाँ कानून का राज है? अजीत दादा ने खुद बोला मैं भेष बदल कर नाम बदल कर गया हूँ। तो ऐसे कैसे इनको पासपोर्ट मिल जाता है या आधार कार्ड मिल जाता है, डुप्लीकेट नाम पे ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? आपको आधार दिखाना पड़ता है जी। डिजी लॉकर में आपका आधार वेरीफाइड होना चाहिए, आपका आधार नंबर होना चाहिए, ये सारा करके जाना। ये कैसे गए? कल को कोई टेररिस्ट ऐसा प्लेन में ट्रैवल करेगा, ये शहर से वो शहर में चला जाएगा अपना भेष बदल कर। तो ये यानी कानून सिर्फ विपक्ष को और आम जनता को लागू है जी। कानून इनके साथ वाले गठबंधन के लोग और भाजपा के लोग, इनको कोई कानून लागू नहीं है जी। ऐसा ही हुआ ना। और ये अजीत दादा ने खुद बताया मैंने ऐसा किया करके। ये ऐसा नहीं कि हमको किसी ने बताया हम इसको खोल रहे हैं। ये भी मौलवी बन के गए हैं एकनाथ शिंदे जी। तो जिनके हाथ में कानून की रक्षा करना है, जिनके हाथ में कानून का राज, रूल ऑफ लॉ, ये बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, तो उसकी धज्जियां यही लोग उड़ा रहे हैं। और फिर हमने कहा कि संविधान को आप खत्म कर रहे हैं। तो क्या गलत कहा हमने? हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 14 जो है वो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नोबडी इज अबव लॉ। यानी सब कानून के सामने सब समान है, कानून से कोई बड़ा नहीं है और कानून का संरक्षण सबके लिए समान रहेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे आम आदमी हो जी। ये हो रहा है, यानी संविधान खतरे में है इस देश का, बिल्कुल दिखता है। और आप उसकी धज्जियां उड़ाते हो, हत्या करते हो संविधान की, लोकतंत्र की, ये दिखता है। अब देखते हैं कि क्या इनका कानून क्या करता है, ये कानून का कैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है और कैसे किस तरह की सजा होती है, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है, इस चीज़ में ये हमें देखना है। अतुल जी, पार्टी कोई भी हो राजनीतिक, चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र तैयार करती है कितना अमल में लाया जाता है उसे? मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बताया, हमने जो गारंटीज दी उसको इम्प्लीमेंट किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कर्नाटक में 1,62,00,000 परिवार हैं, 1,62,00,000। कर्नाटक में 1,50,00,000 लोगों को बिजली फ्री है जी, 200 यूनिट फ्री है। हम चावल 10 किलो चावल प्रति व्यक्ति जो गरीब है उसको देने का हमने वायदा किया था। तो ये सरकार ने FCI से निजी लोगों को बेचा चावल, लेकिन कर्नाटक सरकार को नहीं दिया। तो हमने पैसा ट्रांसफ़र किया। गिग वर्कर्स का, जो हमारे जोमेटो है, स्विगी है, इसके जो वर्कर है उनके लिए हमने कानून लाया जी। महालक्ष्मी की 2000 की योजना जो है वो सीधे महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बैठती है तो ये सब चीज़ें लागू की जाएगी? बिल्कुल, हमारा भी गारंटी कार्ड होगा जी, हमारे भी कुछ वायदे होंगे जो इस महाराष्ट्र के लिए ज़रूरी है। ये महाराष्ट्र नंबर 1 रहा है जी। ये महाराष्ट्र औद्योगिक राज्य है। ये महाराष्ट्र ने हिंदुस्तान के युवाओं को नौकरी दी है जी। और जिस तरह से महाराष्ट्र को तोड़ा गया है, तकलीफ दी गई है, महाराष्ट्र को पीछे खींचने की कोशिश की गई है, उसे तो सुधारना पड़ेगा। वेदांता फॉक्सकॉन 1,56,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो 1 लाख नौकरियां पैदा करता, 1 लाख लोगों के लिए घर बनाने पड़ते, 1 लाख लोग अलग अलग तरीके की सर्विस लेते, तो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो सबको मिलती। और 1 लाख बच्चे केवल महाराष्ट्र के होते, क्या पूरे देश के होते? तो सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए जो सेमीकंडक्टर इज ऑर्डर ऑफ द डे, सेमीकंडक्टर में जो देश आगे जाए करेगा वही आगे बढ़ेगा, ये फैक्ट है आज का जी। कारें से लेके सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर पे चलती है। तो वो सेमीकंडक्टर चिप का प्रोजेक्ट इन्होंने गुजरात में ले गए, ना यहाँ बन पा रहा ना वहाँ बन पा रहा। बल्क ड्रग ले गए, टाटा एयरबस ले गए। कहाँ है गडकरी? पूछो कहाँ है देवेंद्र फडणवीस? क्या मुजरा करने जाते हैं क्या दिल्ली में? जब नागपुर का नुकसान हो रहा था, नागपुर के विदर्भ के लोगों बच्चों का नुकसान हो रहा था, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट चला गया, बल्क ड्रग का प्रोजेक्ट चला गया, औरंगाबाद का इक्विपमेंट का, डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोजेक्ट MP में चला गया। तो महाराष्ट्र को तोड़ने का काम ही किया है देवेंद्र फडणवीस के रहते हुए और गडकरी के। तो ये 2 लोगों के सामने मुजरा करने वाले लोग नहीं चाहिए महाराष्ट्र को। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने मुजरा करने वाले मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र को नहीं चाहिए। और इसीलिए महाराष्ट्र ने जो नतीजा दिया है लोकसभा में वो सबके सामने है। महाविकास आघाड़ी की सरकार यदि महाराष्ट्र में बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ऐसा है कि ये रेस मुख्यमंत्री की नहीं है जी, ये महाराष्ट्र को नंबर 1 फिर से करने की रेस है जी। इस महाराष्ट्र का जो औद्योगिकरण है, इस महाराष्ट्र को जो तोड़ा गया, जिस तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर लेके गए, बाद में माझगांव डॉक का काम जो है वो गुजरात में लेकर जाने की कोशिश की थी। देखो, हम गुजरात के खिलाफ नहीं है जी, लेकिन एक राज्य को खत्म करके दूसरे राज्यों को बनाने की कोशिश है। यानी आपके पास वो कल्पकता नहीं है, वो आइडियाज़ नहीं है कि देश को आगे लेके जाए।
कांग्रेस के जमाने में गुजरात भी ग्रो कर रहा था, महाराष्ट्र भी ग्रो कर रहा था, हर राज्य में एक कंपटीशन लगी हुई थी, एक स्पर्धा थी और वो इतनी हेल्दी थी कि सारे राज्य विकास कर रहे थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज महाराष्ट्र को खत्म कर गुजरात को बनाने की कोशिश हो रही है, महाराष्ट्र को खत्म कर एमपी को बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये गलत नीतियों से ना गुजरात खुश है, ना महाराष्ट्र खुश है, ना देश खुश है। तो कांग्रेस ने करके दिखाया है, कांग्रेस को बताने की जरूरत नहीं है। हमारी रेस जो है वो महाराष्ट्र नंबर 1 बने, महाराष्ट्र में कानून का राज हो, महाराष्ट्र में किसान की आत्महत्याएं कम हो जाए, बंद हो जाए। आज क्या गुंडा राज है, कानून का राज नहीं है। कितने बलात्कार हो रहे हैं, बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है, कितने ड्रिंक एंड ड्राइव के केस हो रहे हैं, कितने ड्रग्स के केसेस हो रहे हैं। ऐसा इन्हें डर नहीं लगता कि कहीं इनके घर में भी ये आग नहीं पहुंचेगी? ड्रग्स को तो पता नहीं ना ये बीजेपी का नेता का बेटा है, कहाँ से आया ड्रग्स? ये पीपावाव पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, इतने बड़े पैमाने पे ड्रग्स हिंदुस्तान में गया है और आज घर घर में दिख रहा है। कमिश्नर को नागपुर की एक मीटिंग लेनी पड़ती है, बतानी पड़ती है कि ड्रग्स का डर बढ़ गया है नागपुर में। कभी था ऐसा? कभी था नागपुर में? लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई है। आप कुछ भी योजना लाते हो, लोगों को लाइन में लगा देते हो। आपने कर्जा माफी की योजना लाई थी, सबको लाइन में लगाया, 62 कॉलम का फॉर्म लगाया। आपका बेटा पंचायत समिति में हो, ग्राम पंचायत में हो, जिला परिषद में हो, या आपका बेटा कांस्टेबल हो, तो फिर आपको ये कर्जा माफी नहीं मिलेगी। यानी वो कर्जा माफी मिलने के आनंद से उसके लाइन में खड़ा होना, और वो बोलते ना मराठी में कहावत है, भीख नको पण कुतरावर, इस टाइप का उन्होंने किया। हमारी महाविकास आघाड़ी की 2.5 साल की सरकार थी, हमने 19,000 करोड़ की कर्जा माफी दी। ना कोई लाइन में दिखा, ना कुछ दिखा। आपके पास बैंक का डिटेल होता है, आपके पास कोऑपरेटिव बैंक का डिटेल होता है, नेशनलाइज बैंक का डिटेल होता है। बस गवर्नमेंट को वो सारे अकाउंट्स लेकर उसको नील करना है, 2 लाख रुपए उसके माइनस करना है। यानी आप 1.5 लाख की कर्जा माफी दोगे, लेकिन अगर आपके पास 2 लाख कर्जा होगा तो 50,000 पहले भरना पड़ेगा, वन टाइम सेटलमेंट जिसको बोलते हैं। इतने सारे कंडीशन लगाना, इनको करना नहीं है और दिखाना है, हवाई बटोरना है, झूठ बोलना है, जुमलेबाजी करना है। इससे निजात केवल और केवल कांग्रेस की सरकार दे सकती है, और हमने दिया है। जिस तरीके से सबूतों की जो सियासत महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, कितना असर इसका विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? देखिए, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका इस्तेमाल इतना किया है कि 10 साल पहले किसी बच्चे को ईडी पूछो, पीएमएलए पूछो, मालूम नहीं था। आज बच्चा बच्चा जानता है। इन्होंने इतना राजनीतिक इस्तेमाल किया है, विपक्ष को ख़त्म करने के लिए सारे एजेंसियों का इतना इस्तेमाल किया है कि लोगों में भी ये गुस्सा है, रोष है कि इस तरह का राजनीतिक संस्कृति महाराष्ट्र में कभी नहीं थी। अब इन्होंने किया कि नहीं किया है? अनिल देशमुख के खिलाफ में एक चांदीवाल कमीशन अपॉइंट हुआ था। चांदीवाल कमीशन ने कहा कि ये सिर्फ कहने सुनने की बात है। इन्होंने कह दिया कि इतने इतने आरोप थे। जिस परमवीर सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, इनका ट्रांसफ़र हुआ था, आपको पता है, एंट ऑफ अपना मुकेश अंबानी जी का जो घर है जी, उसको लेकर, वो जिलेटिन का जो प्रकरण हुआ था, उसको लेकर उनकी ट्रांसफ़र हुई थी। उसमें उन्होंने केवल खत लिख कर दिया और उन्होंने ये खुद कहा कमीशन के सामने और कोर्ट में कि मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। फिर भी आपने एक गृह मंत्री को 12 महीने जेल में रखा, कोई सबूत नहीं आपके पास जी। आप बोलते 100 करोड़ की वसूली, 100 करोड़ की वसूली। अभी कुछ 1 करोड़ के आसपास कह रहे कि नहीं, 1 करोड़ के आसपास आपका मनी लॉन्ड्रिंग है। यानी ये सीधा सीधा विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश है। आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपके पास एक भी सबूत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो रहे हो। शिबू सोरेन के हेमंत सोरेन के बारे में आपका यही हुआ है। तो हर जगह इसका जो इस्तेमाल हुआ है, वो इस्तेमाल स्पष्ट रूप से देखता है। संविधान की धज्जियाँ कैसे उड़ाई वो देखता है, वो दिखता है। और इसी से इस महाराष्ट्र की जनता नाराज है। आपके पास जब लोग आ जाते हैं जिसके ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो, किरीट सोमैया नाम का एक इंसान लोगों पे आरोप करता है, कहाँ गया वो? कभी पूछा मीडिया ने उनको कि आपने इतने आरोप किए थे, अभी आपके पार्टी में आके उन्हीं के हाथ में आपने तिजोरी की चाबियां दे दी। आपने अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का इरिगेशन का सिंचाई घोटाला जो है आरोप किए, बैलगाड़ी भर भर के आपने कहा हमारे पास सबूत है। फिर कहाँ गए आपके सबूत? 25,000 करोड़ का घोटाला आपने बोला कि कोऑपरेटिव बैंक में, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में इन्होंने किया है, उसका आरोप लगाया था। आपके साथ आते बराबर वो, इन्हें अजीत दादा जैसा प्रशासक नहीं, अजीत दादा जैसा नेता नहीं, और क्लीन चिट पे क्लीन चिट। प्रफुल्ल पटेल, इकबाल मिर्ची के साथ उनके संबंध जोड़े गए थे। सीजे बिल्डिंग बोले इकबाल मिर्ची के साथ के पास से ली है, उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये तो फिर टेररिस्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट हुआ। फिर आपके खिलाफ है, विपक्ष में है,
तो सारे गलत है, करप्ट है, टेररिस्ट के साथ मिले हुए हैं। जैसे आपके पास आ जाते हैं जी, तो वो कौन सी वॉशिंग मशीन है, जरा गडकरी को पूछना, उन्होंने कहा था कि हम धुल के साफ कर देते हैं। तो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें आपने धुल के साफ कर दिया, उनके साथ गले मिलाते हो और कदम से कदम मिला के चलते हो, बैठते हो एक दूसरे के बाजू में जी। तो आपको क्या अधिकार है? महाराष्ट्र की जनता आक्रोशित है कि हम कहाँ है, महाराष्ट्र का किसान कहाँ है। देवेंद्र फडणवीस ने 2014 से 19 तक वो इस महाराष्ट्र के फुल फ्लेश पावरफुल मुख्यमंत्री थे जी। वसंतराव नाईक के बाद पहला बार किसी व्यक्ति को मौका मिला था 5 साल का पावरफुल मुख्यमंत्री बनने का। आपने 72,000 की मेगा भर्ती कहा था, हुई? आपने जब फिर से आपकी सरकार आई, आपने कहा मैं सरकार फोड़ के आया हूँ, 3-4 हज़ार करोड़ खर्चा किया, ऐसे संजय राउत जी कहते हैं बार बार। तो फिर से सरकार आई आपकी, तो मुझे बताओ 75,000 की मेगा भर्ती की बात की, पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों की उम्र बढ़ गई, 35-35 साल की उम्र हो गई और कोई एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई एग्जाम ढंग से हो नहीं पा रही है, बेरोजगार बैठे 40 लाख लोग, 17,000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए 48 लाख लोग लाइन में। ये था कभी महाराष्ट्र में? रेगुलर एग्जाम्स होती थी, सब कुछ रेगुलर था। ये ऐसा क्या हो गया? तो ये क्या षड्यंत्र है? तो कहाँ है युवा, कहाँ है इस महाराष्ट्र का किसान? 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं गायब है महाराष्ट्र से जी। आप कानून व्यवस्था की बात करते हो, सबसे बड़ा फेलियर। हमको बुरा लगता है, हमारे नागपुर के लोगों को इतना अच्छा मौका मिला था, उन्होंने बर्बाद कर दिया महाराष्ट्र को। तो कहाँ है ये सारी चीज़ें और कहाँ है? कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा, इनका टैग था ना। मैं पूछता हूँ आज, कहाँ रखा है मेरा महाराष्ट्र? अतुल जी, अगले सवाल की ओर बढ़ूंगा, वापस मैं दक्षिण नागपुर में आऊँगा। यदि दक्षिण नागपुर की सीट से, कांग्रेस की सीट से आप अपनी दावेदारी कर रहे हो, यदि टिकट मिलती है, उम्मीदवार बनते हैं, तो किस तरीके की लड़ाई होगी? जीतने की लड़ाई होगी जी। हम जीतने के लिए लड़ेंगे और जो मुद्दे हैं, इंसानी मुद्दे जो है, विकास के मुद्दे जो है, वो ताकत से सभागृह में रखेंगे जी। हम मुखर है बोलने में और जो समस्या है उसको समझते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंसान को समझते हैं, तो हम वो मुद्दे ताकत से उठाएंगे और देखेंगे कि हमारे नागपुर का अच्छा विकास हो। एक दिन में तो कोई जादुई कांडी किसी के पास होती नहीं है जी, जादुई छड़ी किसी के पास होती नहीं है, लेकिन मंशा और करने की शिद्दत से कोई अच्छी चीज़ करने का जो जज्बा होता है, उसमें लोग भी साथ में आके खड़े होते हैं। तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये जितनी मैंने बाबा सरकार की और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा भूमि की भूमि है ये जी। यहाँ संविधान जिन्होंने लिखा, इस देश को संविधान दिया, इस देश को समानता दी, स्वतंत्रता दी, इस देश को इतना सुंदर वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग कहने वाला संविधान दिया, उन्होंने यहाँ दीक्षा ली थी। तो इसका लौकिक, इसका नाम, इसकी श्रेष्ठता, इसकी प्रतिमा, ये सब जो है इसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है यहाँ के लोक प्रतिनिधि का है और वो भी करने की हम कोशिश करेंगे। अतुल जी, बात करने बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका विधायक कौन इस कार्यक्रम में मुझे यानी पारस को दीजिए इजाजत, नमस्कार। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.